हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट कंप्यूटर मॉक टेस्ट डे 3 पर। डे 1 डे 2 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे उस पैटर्न पर जिस पैटर्न पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेम यही पैटर्न रहता है और क्वेश्चंस का लेवल इतना आसान नहीं होता। मॉडरेट लेवल टू टफ लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे तो ये डैम श्योर है कि आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पाएंगे। 50 में से 25 आपको कहा जाता है आप लेकर आइए, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि अराउंड 35 to 40 क्वेश्चंस को सही कर पाए। और ये इतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे टॉपिक से पूछे जाते हैं। आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, मॉडरेट लेवल का पढ़िए, फिर हाई लेवल का भी पढ़िए। और अगर आप तीनों लेवल्स को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं तो नो डाउट 25 क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। आज के सेशन में यही एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कितने क्वेश्चंस आप यहां पर कर पाते हैं, क्या आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पाते हैं या नहीं। आइए देखते हैं। हैव अ लुक गाइस। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि यूपीपीएसएल असिस्टेंट अकाउंटेंट कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स आपका चल रहा है 5 नवंबर से। टाइमिंग क्या है? लाइव टाइमिंग है 8 PM to 9 PM। कोर्स की खास बात क्या है? एग्जाम ओरिएंटेड है, सिलेबस आपका चेंज हो चुका है नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। कॉन्सेप्ट वाइज, एमसीक्यू वाइज बहुत ही बेहतरीन लेवल पर आपको पढ़ाया जा रहा है। आप भी अगर इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सर कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा? 1 जनवरी तक विद रिवीजन आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, जिसमें मिनिमम आपकी 55+ आवर्स की क्लासेस रहने वाली हैं। यानी मिनिमम 55 क्लासेस तो रहेंगी रहेंगी और इसके आगे भी बढ़ सकती हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट। क्या क्या होगा इस कोर्स में? कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ इंक्लूड होगा। लाइव और रिकॉर्डेड, यानी जो लाइव सेशन है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप लाइव कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड मोड में भी उनको देख सकते हैं। बेसिक टू हाई लेवल है। वैलिडिटी रहेगी इसकी 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। कैसे एनरोल कर सकते हैं इस बैच से? अरोड़ा एजुकेटर ऐप आपको इंस्टॉल करनी होगी iOS या प्ले स्टोर पे जाके, और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट फर्दर एडू बात करते हैं क्वेश्चंस की। मॉक टेस्ट डे 2 में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे और आपने इन दोनों ही क्वेश्चन का बहुत सही आंसर दिया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। What protocol is used to find the hardware address of a local device? कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हार्डवेयर एड्रेस को फाइंड आउट करते हैं। हार्डवेयर एड्रेस को मैक एड्रेस भी बोलते हैं। तो इसका मतलब मैक एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो मैंने आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे करके होमवर्क में, विच प्रोटोकॉल इज यूज टू कन्वर्ट आईपी एड्रेस टू मैक एड्रेस? कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करती है? एंड अगेन द करेक्ट आंसर इज ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करती है। सो अगेन द करेक्ट आंसर इज ARP। नेक्स्ट, आज के क्वेश्चन के बेस्ट 20 क्वेश्चंस आने जा रहे हैं। क्वेश्चन आप एक बार पढ़िए, समझिए और आंसर देने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन, न्यूअर वर्जन ऑफ MS PowerPoint like PowerPoint 2016 use the updated dash format for slideshow। क्वेश्चन का मकसद बहुत सिंपल है। कह रहा है MS PowerPoint में जो लेटेस्ट वर्जन होते हैं जैसे 16, 19 और 21 जैसे वर्जन्स, इनमें जो स्लाइड शो फाइल होती है
उनका एक्सटेंशन क्या होता है। नॉर्मल तो डॉट पीपीटी होता है या डॉट पीपीटी एक्स होता है, लेकिन स्लाइड शो की अगर हम बात करें तो आंसर होता है पीपीएस। पुराने वाले केस में पीपीएस और न्यूएस्ट वर्जन के केस में पीपीएसएक्स होता है। सो द करेक्ट आंसर इज पीपीएसएक्स, जहां पीपीएस का मतलब है पावर पॉइंट स्लाइड शो। तो अगर पुराने वाले वर्जन के बारे में पूछा जाए तो डॉट पीपीएस हो जाएगा, और नए वाले वर्जन के बारे में पूछा जाए तो पीपीएसएक्स हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following keyboard shortcut can be used to open the file explorer in Windows 10 system? कह रहा है बताइए ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन किया जाता है विंडोज 10 में या विंडोज 11 में। तो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो विंडोज के साथ ई है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये बताइए फाइल एक्सप्लोरर होता क्या है विंडोज 10 या विंडोज 11 में। तो चलिए फाइल एक्सप्लोरर के बारे में बात करते हैं। इसको विंडोज के केस में विंडोज एक्सप्लोरर के भी बोला जाता है। अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसको पहले विंडोज एक्सप्लोरर बोला जाता था, जिसे अब फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। मतलब क्या होता है इसका, वो एरिया जब आप विंडोज के साथ ई प्रेस करते हैं या माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करते हैं तो ये वाला पोर्शन आपको ओपन होता है, जिसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव आपकी होती हैं। और इसी पूरे पैनल को क्या बोलते हैं, दिस पर्टिकुलर विंडो इज कॉल्ड विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर। क्लियर है? वेरी गुड, नेक्स्ट देखिए। Which of the following is the final part of an email message which include name of email sender, address and contact number? बताइएगा। कह रहा है ईमेल मैसेज का वो फाइनल पार्ट बताइए जिसमें मेल ईमेल सेंडर होता है, नेम ऑफ ईमेल सेंडर होता है, एड्रेस होता है भेजने वाले का, या कॉन्टेक्ट नंबर भी हो सकता है। तो इसे क्या बोलते हैं, सिग्नेचर बोलते हैं। क्वेश्चन ये उठता है कि सर ईमेल में सिग्नेचर क्या होता है। आइए इसको एक बार जानते हैं। व्हाट इज सिग्नेचर। सेटिंग्स में जाकर ईमेल की सेटिंग या जीमेल की सेटिंग में जाकर आप सिग्नेचर को बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, और आपको हर बार मेल भेजने पर इसको लिखना नहीं पड़ेगा। अपनी इंफॉर्मेशन आप वहां जाकर लिख सकते हैं, जैसे अपना नाम, जिस डेजिग्नेशन पर आप हैं, जो काम आप करते हैं, आपका मोबाइल फोन, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फैक्स नंबर, और भी बहुत सारी डिटेल्स आप यहां पर दे सकते हैं। दिस पार्ट इज कॉल्ड सिग्नेचर इन ईमेल। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू कनेक्ट अ पीसी टू इंटरनेट इट मस्ट हैव। बताइएगा। कह रहा है अगर आप इंटरनेट को पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या होना अनिवार्य है, क्या होना चाहिए। एनआईसी, एटलीस्ट 1 TB हार्ड डिस्क, प्रिंटर, एटलीस्ट 8 TB रैम। एंड द करेक्ट आंसर इज एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मींस अगर इंटरनेट टू पीसी या पीसी टू इंटरनेट आप कनेक्शन करना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी है कि एनआईसी वहां पर हो, एनआईसी कार्ड लगा हुआ हो। और आप जानते हैं कि जो मैक एड्रेस होता है वो एनआईसी कार्ड के ऊपर ही एम्बेड होता है। और एनआईसी कैसा आपको दिखता है, तो ये रहा एनआईसी की पूरी इमेज, जिसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, which of the following key combination can be used to apply double underline formatting in MS Word? कह रहा है MS Word प्लेटफॉर्म में डबल अंडरलाइन करने के लिए क्या करते हैं। सिंगल अंडरलाइन अगर आपको करनी है तो कंट्रोल यू कर देंगे सिलेक्ट करके, लेकिन अगर डबल अंडरलाइन करनी है तो ये कैसे पॉसिबल है बताइएगा। कंट्रोल यू, कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट यू या कंट्रोल शिफ्ट डी। वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल शिफ्ट डी। जैसे ही आप किसी वर्ड या पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो डबल अंडरलाइन आ जाएगी उसके नीचे। दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर इन 4 निबल। कह रहा है 4 निबल में कितनी बिट्स होती हैं। 64 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट।
हम लोग जानते हैं कि 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट होता है। एक निबल में 4 बिट होती हैं, तो 4 निबल में कितनी होंगी? 4 इंटू 4 यानी 16 बिट इज द करेक्ट वन। बिल्कुल सही, एंड द राइट आंसर इज 16। एक्सप्लेनेशन भी हमने यहां पर लिख दिया है, 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट, दैट्स वाई 4 निबल इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 मीन्स 16 बिट। नेक्स्ट, what is the maximum zoom level that can be set in Google Chrome? बताइए, Google Chrome में मैक्सिमम जूम लेवल कितना हो सकता है? आप जानते हैं जब आप ब्राउजर ओपन करते हैं, Google Chrome ओपन करते हैं, तो वहां पर आप जूम इन कर सकते हैं या जूम आउट कर सकते हैं। तो कितना मैक्सिमम जूम आप कर सकते हैं Google Chrome में, ये आपको बताना है। 400%, 150%, 100 या 500%? And the correct answer is 500%। आप यहां पर मैक्सिमम जो जूम कर सकते हैं वो कितना है? 500। सेटिंग्स में आप जाएंगे, जूम आप सर्च करेंगे और वहां पर ये टैब आपको मिलेगा जिसमें प्लस 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 करके 500 या ड्रॉप डाउन आपको यहां देखने को मिलेगा जहां पर 500 तक आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम के केस में। क्लियर है? नेक्स्ट, which among the following is or are the characteristic of IoT? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कौन सी विशेषता है, ये आपको बतानी है। कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए इसकी। कनेक्टिविटी, डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग, स्केलेबिलिटी या ऑल ऑफ दीज? आईओटी का मतलब होता क्या है? आईओटी का मतलब होता है कि थिंग्स को इंटरनेट से कनेक्ट करना। जब थिंग्स इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड आईओटी। सर समझ में नहीं आया, थिंग्स को इंटरनेट से कनेक्ट करने का मतलब आपकी स्मार्ट वॉच इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, आपका मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए, यहां तक कि आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में, चाहे वो रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वो टीवी हो या एलेक्सा हो या कोई भी ऐसी डिवाइस, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड आईओटी। और ये तीनों ही इसके फीचर्स हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कनेक्टिविटी होनी चाहिए, डायनेमिक और सेल्फ अडेप्टिंग इन नेचर होना चाहिए और स्केलेबिलिटी भी होनी चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है कि सर आईओटी की टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? ये अगर पता चल जाए तो आंसर देने में आसानी होगी। तो आंसर है देयर आर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी। मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वैसे से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ही मानी जाती हैं। कनेक्टिविटी, इंटेलिजेंस होना चाहिए और आइडेंटिटी होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, डायनेमिक एंड सेल्फ अडेप्टिंग इन नेचर होना चाहिए, आर्किटेक्चर होना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए और सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग होना चाहिए। इनका हिंदी में मतलब अगर आप जानना चाहते हैं तो ये इनका हिंदी में मतलब है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच among these is not arithmetic operator in Python language? कह रहा है पाइथन लैंग्वेज में इनमें से कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है? बहुत आसान क्वेश्चन है। फ्लोर डिवीजन एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, एक्सपोनेंट भी है, मॉड्यूलस भी है, लेकिन नॉट इन ये अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज नॉट इन इज नॉट एन अरिथमेटिक ऑपरेटर, बल्कि बाकी ये तीनों अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि पाइथन लैंग्वेज में अरिथमेटिक ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं? ये है लिस्ट जिसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, जैसे एडिशन a प्लस बी, सब्ट्रैक्शन माइनस a माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी, डिवीजन a डिवाइडेड बाई b, मॉड्यूलस यानी जो रिमाइंडर आपको बताता है a परसेंटेज b, तो इसको परसेंटेज के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। एस्ट्रिक एक्स्ट्रिक जिसको एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। तो 3 एस्ट्रिक एस्ट्रिक 2 का मतलब 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 9। और फिर फ्लोर डिवीजन के केस में गिव द रिजल्ट ऑफ 15 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7s 14 आएगा, यानी
14 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम फ्लोर डिवीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7, यानी गिव द रिजल्ट ऑफ 3 टू द पावर। तो यहां पर कुछ गलत यहां पर दे रहा है डिस्क्रिप्शन में, जबकि ऐसा नहीं होता। फ्लोर डिवीजन में हम डिवीजन ही करते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स के आगे जो वैल्यू है उसको हम इग्नोर करते हैं, है ना। तो ये फ्लोर डिवीजन भी एक तरीके का क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और इस पर बेस्ड भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के नाम जरूर याद रखिएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल या फ्लोर डिवीजन, है ना। तो ये यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है। अगर आप देखें तो एक्सपोनेंशियल का जो फीचर होता है वो क्या होता है, गिव्स द रिजल्ट ऑफ 3 टू द पावर 2, है ना। ये होता है इसका रिजल्ट, यानी ये पावर में कन्वर्ट कर देता है, एक्सपोनेंशियल। और जो फ्लोर डिवीजन होता है वो क्या करता है, इग्नोर द डेसिमल वैल्यू इफ प्रेजेंट। अगर डेसिमल में आंसर आ रहा होता है तो वो डेसिमल के आगे वाली वैल्यू को इग्नोर कर देता है और इंटीजर में रिजल्ट को फाइनल करता है ना। ये काम होता है किसका, फ्लोर डिवीजन का। दैट्स इट, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। कह रहा है बताइए इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसे फ्रंट एंड लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। तो क्वेश्चन ये उठता है, सर ये बताइए फ्रंट एंड लैंग्वेजेस किसको बोलते हैं। वो लैंग्वेजेस जिसकी मदद से हम कोडिंग करते हैं, वो लैंग्वेजेस जिसकी मदद से हम वेबसाइट को डेवलप करते हैं, उन लैंग्वेजेस को फ्रंट एंड लैंग्वेज बोला जाता है। तो बैक एंड लैंग्वेज किसको बोलते हैं, जिसकी मदद से डेटाबेस में काम होता है, उन्हें बैक एंड लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं। तो फ्रंट एंड मतलब जिसके थ्रू वेबसाइट या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मींस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, इनकी मदद से हम वेबसाइट बनाते हैं। तो ये तीनों ही हमारी फ्रंट एंड लैंग्वेज हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल A, B एंड C आर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। तो अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि सर बैक एंड लैंग्वेजेस के भी एग्जाम्पल बता दीजिए। ये रहा, फ्रंट एंड में आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, एंगुलर जावास्क्रिप्ट ये आ सकते हैं। जबकि बैकएंड के केस में डेटाबेस रिलेटेड PHP, जावा, SQL, पाइथन, नोड जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेजेस आ सकती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल सर्विस टू सेंड डेटा। कह रहा है ये बताइए ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शनलेस है और अनरिलायबल है। तो हम जानते हैं दो ऐसी प्रोटोकॉल होती हैं जो कनेक्शनलेस होती हैं या जो अनरिलायबल होती हैं। और वो प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी हैं, एक तो UDP है और दूसरी IP है। तो UDP एंड IP आर कॉल्ड एज कनेक्शनलेस एंड अनरिलायबल इन नेचर। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। देखिए UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो एक्नॉलेजमेंट नहीं देती, जो गारंटी नहीं करती कि जो भी आप सेंड कर रहे हैं वो रिसीवर को रिसीव होगा, लेकिन इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो UDP और IP जो है वो अनरिलायबल है। जबकि इसकी उल्टा TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कनेक्शन ओरिएंटेड है और रिलायबल इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट, इन MS PowerPoint 2016 which of the following menu tab has the slide sorter। MS PowerPoint 2016 यानी लेटेस्ट वाले वर्जन की बात करें, 16, 19 या 21, पूछ रहा है कि किस टैब में स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। तो स्लाइड सॉर्टर होता क्या है, ये व्यू होता है। हम लोग जानते हैं पावर पॉइंट में टोटल व्यूज कितने होते हैं, 8, 5 प्रेजेंटेशन व्यू और 3 मास्टर व्यू। तो 5 + 3 टोटल 8 व्यूज होते हैं जो व्यू टैब में देखने को मिलते हैं। और स्लाइड सॉर्टर की मदद से हम क्या करते हैं, स्लाइड्स को थंबनेल के फॉर्म में या रीअरेंज कर सकते हैं बहुत आसानी से, या थंबनेल व्यू के फॉर्म में देख सकते हैं। ये है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, which of the following is also referred to as a row in a database। वेरी इजी क्वेश्चन।
कह रहा है बताइए डेटाबेस में रो का दूसरा नाम क्या है। तो डेटाबेस में रो को टपल्स बोलते हैं और कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज टपल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टपल और रो, कॉलम और एट्रीब्यूट्स या टेबल को रिलेशन बोलते हैं। अब रोज और कॉलम्स के मिलने पर क्या बनती है, एक टेबल, और टेबल को रिलेशन भी बोला जा सकता है। तो 3 क्वेश्चन यहां पर आपको याद रखने होंगे कि अगर रो पूछें तो टपल्स लगा दीजिएगा, कॉलम्स का दूसरा नाम पूछें तो एट्रीब्यूट्स लगा दीजिएगा, और टेबल का दूसरा नाम पूछें तो रिलेशन लगा दीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, रास्टर इमेजेस आर ऑफन कॉल्ड एज। 2 तरीके की इमेजेस होती हैं, एक रास्टर इमेज होती है और एक वेक्टर इमेज होती है। तो पूछा जा रहा है कि रास्टर इमेज को क्या बोलते हैं। रास्टर इमेज का दूसरा नाम बिटमैप इमेज भी होती है। डिफरेंस क्या है रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में, हमने यहां पर दिखाने की कोशिश भी करी है कि रास्टर इमेजेस एक ऐसी इमेजेस होती हैं जिसमें पिक्सल का यूज किया जाता है, और पिक्सल होने की वजह से जब इनको जूम किया जाता है तो इनके पिक्सल फट जाते हैं, पिक्सलरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लर हो जाती है इमेज। जबकि वेक्टर इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जिसमें पिक्सल नहीं होते, जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन का यूज किया जाता है, और ज्यादातर कंपनीज के जो लोगो आप देखते हैं वो वेक्टर इमेजेस ही होती हैं, जिनको जूम करने पर वो पिक्सलरेट नहीं होंगी क्योंकि पिक्सल तो है ही नहीं उसके अंदर। तो इसकी पिक्चर क्वालिटी आप देख रहे हैं वेक्टर इमेज की ज्यादा बढ़िया होती है, और रास्टर इमेज जूम करने पर ब्लर हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट पैरामीटर पासिंग मैकेनिज्म इन सी लैंग्वेज। कह रहा है बताइए सी लैंग्वेज में जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है वो कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि सी लैंग्वेज में पैरामीटर कितने तरीके के होते हैं। तो सी लैंग्वेज में 2 तरीके के पैरामीटर होते हैं, एक है कॉल बाय वैल्यू और एक है कॉल बाय रेफरेंस। हम कॉल कर सकते हैं फंक्शन को सी लैंग्वेज में 2 तरीके से। फंक्शन को कॉल किया जा सकता है वैल्यू के बेसिस पर, और फंक्शन को कॉल किया जा सकता है उसके रेफरेंस के बेसिस पर। लेकिन सी लैंग्वेज में जो बाय डिफॉल्ट पैरामीटर है वो कॉल बाय वैल्यू है। तो करेक्ट आंसर होगा यहां पर कॉल बाय वैल्यू। नेक्स्ट, द दिस ऑपरेटर इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। कह रहा है सी लैंग्वेज में ये एक ऑपरेटर है, इसका काम क्या होता है और इस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है। बिटवाइज एक्सऑर, राइट शिफ्टिंग, लेफ्ट शिफ्टिंग, या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। अगर आपने सी लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा है तो आपने इस ऑपरेटर के बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि ऑपरेटर से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो मुझे बताइए बिल्कुल सही, दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर इज कॉल्ड लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर। कितने ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो एंड ऑपरेटर जो कि एंड सिंबल से, और ऑपरेटर जो कि पाइप सिंबल से, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, फिर वंस कॉम्प्लीमेंट यानी नॉट ऑपरेटर, शिफ्ट राइट और शिफ्ट लेफ्ट। ये हमारे ऑपरेटर्स मेन होते हैं जिन्हें बिटवाइज ऑपरेटर्स के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा दिस इज लेफ्ट शिफ्टिंग ऑपरेटर। नेक्स्ट, which is the third smallest font size that can be selected using the font size drop down list in MS PowerPoint या MS Word 2016। कह रहा है MS Word 2016 में एक ड्रॉप डाउन आता है फॉन्ट साइज का। आपने देखा होगा होम पर जब हम रहते हैं तो फॉन्ट साइज को हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां ऊपर 8 होता है मिनिमम और नीचे 72 होता है। ये तो आप जानते हैं। तो थर्ड स्मॉलेस्ट कौन सा होगा। शुरुआत अगर 8 से हो रही है तो 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, तो थर्ड स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका 10। क्या ये बात समझ में आई? एक बार फिर से समझिए। जब इस ड्रॉप डाउन पे हम क्लिक करते हैं तो सबसे ऊपर 8 रहता है और सबसे नीचे 72। 8 अगर सबसे ऊपर है तो 8 को हम स्मॉलेस्ट मान रहे हैं, 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10, यानी थर्ड स्मॉलेस्ट आपका हो जाएगा दैट इज 10 फॉन्ट साइज
in drop down list. Next, which of the following layer of TCP/IP model provides error control and framing? कह रहा है TCP/IP मॉडल की अगर बात करें, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल मॉडल की बात करें, तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कितनी लेयर होती हैं TCP/IP मॉडल में? 4 लेयर्स होती हैं या 5 लेयर्स होती हैं? आंसर है पहले 4 लेयर्स होती थी, लेकिन अब 4 लेयर्स को अपडेट करके 5 लेयर कर दिया गया है। तो TCP/IP मॉडल हैज नाउ 5 लेयर्स, 5 लेयर हैं। इन 5 लेयर में एरर कंट्रोल और फ्रेमिंग का काम किसका है? OSI मॉडल में भी इसी लेयर का काम होता है, एरर को कंट्रोल करना और फ्रेम्स के फॉर्म में डेटा को भेजना। बिल्कुल सही, एंड द आंसर इज डेटा लिंक लेयर। एरर होने नहीं देंगे और डेटा पैकेट्स को यानी डेटा को किस फॉर्म में हम सेंड करेंगे? फ्रेम्स के फॉर्म में, क्योंकि फिजिकल लेयर में बिट के फॉर्म में सेंड करते हैं, जबकि डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स के फॉर्म में डेटा को सेंड किया जाता है। तो एरर कंट्रोल एंड फ्रेमिंग इज द पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर। 5 लेयर कौन कौन सी होती हैं आपकी TCP/IP मॉडल में? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 5 लेयर्स होती हैं आपकी TCP/IP मॉडल में एज पर दी अपडेशन। पहले 4 होती थी जिन्हें नीता के नाम से जाना जाता था, नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब 5 हो गई हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, प्रेसिंग कंट्रोल प्लस H कीज इन्वोक्स डैश डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। कह रहा है कंट्रोल H अगर हम यूज करते हैं MS वर्ड में तो क्या होता है? तो कंट्रोल H का यूज तो आप जानते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाता है। टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, सो द करेक्ट आंसर इज फाइंड एंड रिप्लेस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड क्लास C IPv4 एड्रेस। कह रहा है IP एड्रेस की जो क्लासेस हैं वो 5 हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। तो आप बताइए कि जो क्लास C का एड्रेस है वो इनमें से कौन सा है? कैसे बताएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? तो आपने जरूर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए कि इनकी एक रेंज होती है। क्लास के IP एड्रेस की एक रेंज होती है। ए की होती है 0 से 127, जिसे कई बार 0 से 126 भी लिखते हैं, क्योंकि 127 रिजर्व होता है लूप बैक एड्रेस के लिए। 127.0.0.1 ये लूप बैक एड्रेस होता है, लेकिन फिर भी इसको क्लास ए में रखते हैं। तो हम बोल सकते हैं 0 से लेकर 126 तक या 0 से लेकर 127 तक ये क्लास ए है। 128 से लेकर 191 तक क्लास बी, 192 से लेकर 223 तक क्लास सी, 224 से लेकर 239 तक क्लास डी और 240 से लेकर 250 तक क्लास ई की रेंज होती है IP एड्रेस की। फर्स्ट ऑक्टेट की बात हो रही है। तो यहां पर आप देखिए कि पूछा जा रहा था कि क्लास सी का कौन सा है, तो सी का मतलब 224 से लेकर 239 ये रेंज बनेगी, है ना? ये रेंज यहां पर बन रही होगी। तो आप एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि सर सेकंड वाला क्यों सही नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर भी तो 224 की बात हो रही थी, है ना? अब सॉरी, यानी क्लास सी की बात हो रही है और हम लोग जानते हैं क्लास सी की जो रेंज है वो 192 से लेकर 223 तक है ना? हम तो क्लास डी समझ गए यहां पर, लेकिन बात क्लास सी की हो रही थी। तो क्लास सी क्या है? 192 से 223, और क्लियर कट तरीके से यहां पर गिवन है कि 223 तक जो रेंज आ रही है वो 222 ही है, और तो कोई दिख नहीं रही यहां पर। सो दी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। बस पहली ऑक्टेट के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना होगा। तो कितना आसान है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होंगे तो आप बिल्कुल यहां पर कंप्यूटर में बेटर स्कोर कर पाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना होगा, राइट? ये रहे 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, जो आपको कमेंट करके बताना है कि इनका करेक्ट आंसर क्या होगा। गाइस बताइएगा। द क्लिपबोर्ड अपीयर्स अंडर डैश मेन्यू आइटम इन MS PowerPoint 2016। कह रहा है बताइए
क्लिपबोर्ड एक मेमोरी है जिसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहा जाता है। और क्लिपबोर्ड की अगर बात करें तो आप जानते होंगे कि जब भी हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं, तो कॉपी या कट किया हुआ जो आइटम होता है, जो टेक्स्ट होता है, वो क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। तो आप बताइए कि ये क्लिपबोर्ड किस मेन्यू में दिखाई देता है? व्यू, होम, डिजाइन और फाइल। बढ़िया बात तो ये है कि पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इन सभी में ये जो क्लिपबोर्ड है वो एक ही मेन्यू में दिखाई देता है। और आंसर क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी आंसर करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीपीसीएल के प्रोस्पेक्टिव से। इन एमएस एक्सेल प्रेस डैश टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट बिफोर द एक्टिव शीट। कह रहा है नई वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? नाम बताइए। हम लोग जानते हैं एक्सेल में बहुत सारी शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, और बहुत सारी शीट्स को हम ऐसे ही ऐड भी कर सकते हैं। तो इंसर्ट करने के लिए कौन सी वर्कशीट का यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। और बिल्कुल आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ये दोनों ही क्वेश्चन हो गए आपके लिए। कैसा लगा आपको ये सेशन? आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको यहाँ पर ये जरूर समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में कैसा होता है। और अगर आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो आप बहुत आसानी से 25 तो बहुत इजीली आप लेकर आ पाएंगे, है ना। कैंडिडेट्स कहते हैं कि कंप्यूटर बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। आपको बस एक बार स्ट्रेटजी के साथ में बेस्ट तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। कई बार हम लोग डेविएट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से, तो हम अचीव नहीं कर पाते अपने गोल को। तो बढ़िया से पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट में अपियर होइए। डेली अगर आप पढ़ेंगे तो तभी ये पॉसिबल है कि एग्जाम में आप बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड है एग्जाम को लेकर। हो भी क्यों ना, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, तो इसको किसी भी कीमत पे जाने मत दीजिएगा। एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। जनवरी के अप्रोक्स 15 जैन तक बताया गया है कि आपका एग्जाम हो जाएगा। अब 15 जैन तक होता है या नहीं, ये डिसीजन हम लोग को नहीं लेना। अपने कोर्स को, अपने सिलेबस को हम लोग 1 जनवरी तक कंप्लीट कर देंगे, है ना, ये मेरा वादा है। और रिवीजन भी करवा देंगे। तो अगर आपको लगता है कि एक बार कोर्स ज्वाइन करना चाहिए और बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स है, 5 नवंबर से स्टार्ट हुआ है। जो क्लासेस आपसे मिस हुई हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी, क्योंकि जितने भी लाइव सेशन होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल मिलते हैं। तो आइए एक बार बेस्ट तरीके से पढ़ें। बाकी कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।